सो लेट्स स्टार्ट। जो हमने एक इसमें शेयर किया था, एक मिनट। ये स्कैनर का लिस्ट जो हमने शेयर किया था, आज ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन हिंदी में रहेगा। कुछ लोगों का कहना था कि हिंदी में बात करो तो अच्छा समझ में आता है। ये एक जो लिस्ट शेयर किया था, एक स्कैनर, उसमें से सत्या इंडस्ट्रीज जो है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल डिस्कस करने से पहले हम चार्ट देख लेते हैं, उसका चार्ट कैसे लग रहा है और ये आज मैंने डिस्कशन के लिए क्यों लिया है। ये इसका मंथली चार्ट है। चार्ट दिख रहा है? यस। मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में इसका ट्रेंड क्या दिख रहा है? अपसाइड में दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई के पास में है। और करंट मंथ में यहाँ पे थोड़ा ओपन, हाई, लो और क्लोज, अभी तक जो है ये बार को इसने तोड़ा नहीं। ठीक है, तो एक अभी इसके मंथली चार्ट से हम शिफ्ट होते हैं अभी इसके वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट इसका क्या बोल रहा है? 5 साल का मैं वीकली चार्ट देखता हूं। वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है कि ये एक इसका रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस को यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके वापिस नीचे आया और यहां से इसने वापस से सपोर्ट लिया। अभी ये सपोर्ट एरिया अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट पे ये इसके करीब आ रहा है और यहाँ पे वापस से जहां से वो नीचे गया था उसके करीब आ रहा है। यहां से उसने रिट्रेस किया, बराबर है, और ऊपर गया। फिर बाद में और देखेंगे अभी क्या कर रहा है। अभी यहाँ का जो रेजिस्टेंस इसने लिया था वो रेजिस्टेंस पार कर रहा है ये वीकली चार्ट पे। और यहाँ पे अगर देखेंगे हम वीकली चार्ट में उसके नीचे गया था मगर उसके पास में क्लोज हुआ, यहाँ पे उसके पास नीचे गया था मगर उसके ऊपर क्लोज हुआ। ये वीक में वापस से उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो ये एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे डिफाइन हो गए हमारे। अभी डेली चार्ट इसका देखते हैं, डेली चार्ट इसका क्या बोल रहा है। 9 मंथ्स का मैं डेली चार्ट देखता हूँ। डेली चार्ट में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे यहाँ से वापिस नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। ये सपोर्ट एरिया कहाँ कहाँ पे था इसका, ये देखें हम तो यहाँ से जो नीचे आया था वो सपोर्ट यहाँ पे वापस वो कंसोलिडेट होके ऊपर गया था, वहां से वापस सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब कि ये जो ब्रेकआउट इसने दिया था वो ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है। और इस ब्रेकआउट यहाँ से जो रेजिस्टेंस लिया था इसने वो रेजिस्टेंस के पास में अभी ये खड़ा है। अगर यहाँ से उसका ये सपोर्ट लेके ये जो रेजिस्टेंस इसका बना था, ये रेजिस्टेंस का अगर सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम अपना एंट्री बना सकते हैं विथ ये 50 डे मूविंग एवरेज जो है इसका, उसके स्टॉप लॉस के साथ में। स्टॉप लॉस भी अपने कंट्रोल में रहेगा। अगर यहाँ सीएमपी कितना है इसका, 147, और 50 डे मूविंग एवरेज कितना है, 141 का है। 10% से कम ही है। 10% इसका हो जाएगा 14 रुपीज, 15 रुपीज। तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे 140 का वगैरह स्टॉप लॉस लेके हम अगर इसमें एंट्री करके चढ़ जाएंगे तो क्या होगा। अभी साइमल्टेनियसली डेली पे यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया था इसने, वॉल्यूम बहुत बहुत अच्छे थे। पर अभी ये जो रिट्रेसमेंट इसने लिया है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम एकदम कम हो गया है, वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। मतलब नीचे के साइड में लोग बेचने को तैयार नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे जब नीचे जा रहा था तो
यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ है, एकदम कम हो चुका है इसका। यहाँ पे भी जब ये नीचे गया उस समय भी यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया है। तो एक ये वीसीपी पैटर्न जो बोलते हैं, वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन पैटर्न, उस टाइप का पैटर्न ये बना रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है इसका ये ब्रेकआउट देने के तैयारी में है। यहां तक क्लियर है? आरएसआई भी देखो इसका 50 के नीचे नहीं टिक रहा है, वापस से थोड़ा ऊपर आ रहा है डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आरएसआई क्या कर रहा है? वीकली पे भी आरएसआई स्ट्रांग है, 61 के पास में है। हिस्टोग्राम अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है उसके वजह से एमएससीडी हिस्टोग्राम यहाँ से ऊपर जाते जाते थोड़ा सा वापस नीचे आया है। तो ओवरऑल में यहाँ पे जब इसने ऊपर का मुंह दिया, हिस्टोग्राम यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है। तो वीकली चार्ट भी हमको इसका स्ट्रेंथ बता रहा है। अभी चलते हैं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। क्यों चूज किया? एक तो ये हमारे स्कैनर में आ गया था, तो अभी ये जो भी मैं साइट यूज कर रहा हूँ ये फ्री साइट्स है। ठीक है, इंडस्ट्री किस में है सबसे पहले देखना है। अबाउट ये क्या है, अभी तक मुझे पता नहीं है ये इंडस्ट्री ये क्या करता है, तो मैं यहाँ पे देख लूंगा क्या बनाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट एंड completely integrated wood and agro based paper manufacturer। तो पेपर मैन्युफैक्चरर कंपनी है ये। कौन कौन से इसमें है? प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, कौन से पेपर बनाती है बुक्स के लिए, फिर बाद में डायरेक्टरीज, इन्वेलप्स, डायरीज, कैलेंडर, कंप्यूटर, स्टेशनरी, और एनुअल रिपोर्ट के लिए जो पेपर्स बनते हैं उसके लिए ये पेपर बनाती है। कैपेसिटी क्या है इसका? ये पुराना डेटा रह सकता है तो इस पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करना, बट एक जनरल आइडिया इससे हमको आ जाएगा कैपेसिटी वगैरह कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है। अभी इसका जब हमने मंथली चार्ट देखा था तो वहां पे वो, वापस से एक बार मंथली चार्ट पे चले जाते हैं इसके। मंथली चार्ट ने हमको क्या दिखाया था? अप ट्रेंड बताया था। यहां से लेके यहां तक का इसने कंसोलिडेशन दिया। ये पीरियड कौन सा है? जुलाई, जुलाई 2020, जुलाई 2020 से लेके अभी तक ये एक कंसोलिडेशन जोन में चला है मंथली पे। फिर लास्ट मंथ में इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके अभी उसको सस्टेन कर रहा है। ये हो गया इसका लॉन्ग टर्म व्यू। आगे ऊपर जा रहा है। अगर यहां से देखेंगे हम तो यहाँ पे कुछ न कुछ प्राइस हमको बता रहा है कि कुछ न कुछ कंपनी में अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अभी चलते हैं हम इसके फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं येलो यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इसका मार्केट कैप क्या है। चलो, मार्केट कैप मोर देन 1000 है, अच्छा है। 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1476, मतलब
तकरीबन 1,500 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी का करंट प्राइस है इसका 148, 52 वीक हाई और लो 164.82 था। प्राइस इसका कहाँ बिलोंग कर रहा है अभी, वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो पी मल्टीपल ये 10 के पी प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी मल्टीपल जो है वो 18.7 है। तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। फिर मैं इसको देखता हूँ, इसका आरओसी और आरओई क्या है। आरओसी आरओई 10 के ऊपर है, 15 के ऊपर है, तो मेरे लिए एक अच्छा संकेत है। रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों भी 15 के ऊपर है। बुक वैल्यू अगर हम देखते हैं, 3 साल पहले इसका बुक वैल्यू था 39.6, जो अभी चले गया है 62 पे। तो 3 साल में नियर अबाउट डबल से थोड़ा कम इसका बुक वैल्यू हो गया है। 40 का डबल 80 हो जाएगा, तो 1.5 टाइम्स इसका बुक वैल्यू हो गया है। थोड़ा बहुत कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, फेस वैल्यू 1 रुपए का है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 2.36, ये भी मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ, इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू कम है, 1.19, उससे थोड़ा महंगा है। मगर ओवरऑल अगर देखें हम, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 5 के मल्टीपल से कम है। ईवी बाय एबिटा 10 के मल्टीपल से कम है, ये मेरे लिए अच्छा है। पेग रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ रेशियो, ये भी 1 के मल्टीपल से कम है, मेरे लिए अच्छा है, फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स का 10.5% का है, ठीक ठाक है। मगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ये अमेजिंगली बहुत अच्छा है, 100% का है ना। अभी दूसरा और फैक्टर देखता हूं मैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन सेल्स कितना है, जस्ट 1 का मल्टीपल है उसका। तो जितना इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तकरीबन उतना ही इसका एनुअल सेल्स के आएगा, उससे थोड़ा कम एनुअल सेल्स आएगा। डेट टू इक्विटी 0.51 है, एक्सेप्टेबल है, 1 के नीचे एक्सेप्टेबल है। और डेट टू इक्विटी के साथ में हमको देखना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। अगर समझो कोई कंपनी में डेप्ट ज्यादा है, तो वहां पे अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर अच्छा होता है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव बात होती है, क्योंकि उसका लीवरेज यूटिलाइजेशन जो है, कैपिटल का लीवरेज जो है, वो कंपनी खुद का कैपिटल पूरा का पूरा लगाने के बजाय इंटरेस्ट से पैसा ले रहा है और उसका इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी है, तो वो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है ना। अभी देखते हैं हम प्रॉफिट ग्रोथ कैसे हो रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट ग्रोथ 109% है, जबरदस्त है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का प्रॉफिट ग्रोथ जो है 151% का है। और लास्ट 5 इयर्स का एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड टैक्स, ये 12.9% का है। 10% से ऊपर इसका ये 5 साल का एबिटा ग्रोथ है, वो भी मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अभी देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा है, अच्छी बात है। प्लेज परसेंटेज, कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है, बहुत बहुत अच्छी बात है। नाउ डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई, ये जो 52 वीक हाई था उससे सिर्फ 10% डाउन है। 20% से ज्यादा अगर डाउन नहीं है तो वो शेयर मोमेंटम में रहता है। 20% से डाउन अगर हो गया तो फिर बाद में उसमें काफी सारे हमको फैक्टर्स देखने पड़ेंगे प्राइस मूवमेंट में। अभी हम उसकी बात नहीं करते हैं, जब कभी हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे उस समय वो चीजें डिस्कस करेंगे। और 52 वीक लो से 79% ये रिकवर हो चुका है। ऑल टाइम हाई भी इसका जो है, वो अभी का जो 52 वीक हाई है जो हमने मंथली चार्ट पे देखा था, वही है। कैश साइकिल मतलब परचेस से लेके उसका सेल्स का रियलाइजेशन जो होता है, वहां तक इसको कैश कन्वर्जन के लिए 76 डेज का साइकिल हो रहा है, जो 90 डेज से कम है, बहुत अच्छी बात है। अभी देखते हैं हम 3 साल का इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, 16.5% है, बहुत अच्छा है। एफआईआई और डीआईआई दोनों में मिलके, या तो एफआईआई या तो डीआई या दोनों मिलके इसमें होल्डिंग बढ़ रहा है। ये मेरा एक पर्सनल रेशियो बनाया हुआ है, वो है। देन डिटेल में हम जब इन्वेस्टर के ऊपर जाएंगे उस समय ये हमको दिख जाएगा। लेटेस्ट क्वार्टर अभी कौन सा था हमारा, सितंबर में इसका ईपीएस था
5.08 और उसके पहले के क्वार्टर का ईपीएस था 3.02 और लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का प्रीवियस ईयर क्वार्टर का ईपीएस था 2 रुपया। ग्रोथ कैसा हुआ है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस मतलब जून से लेके सितंबर के ईपीएस में 68.2% का ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ लास्ट ईयर का जो सितंबर का था उससे अभी का ग्रोथ जो है वो 150% का ग्रोथ है। ग्रोथ क्यों आ रहा है ईपीएस में? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी 100% इसका इंक्रीज हुआ होगा, इसी वजह से। ईयरली ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो ईयरली ईपीएस में अगर हम देखें ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ईपीएस 14 का है, लास्ट ईयर का मार्च 22 का ईपीएस 10 का है और मार्च 21 का ईपीएस 4.96 है। 4.96 से अगर 14 तक ईपीएस जा रहा है तो मतलब मोर देन नियर अबाउट 3 टाइम्स इसका ईपीएस बढ़ गया है मार्च 21 से कंपैरिजन में। तो ये भी हमको एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। अभी चलते हम इसके चार्ट में। यहाँ पे मैं चार्ट इसलिए देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कई सारे चार्ट देखने मिल जाते हैं। एक तो हम चार्ट इंक पे चार्ट देखा हमने, दूसरा ये स्क्रीनर डॉट इन पे देख रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं 5 साल का चार्ट देखूं तो प्राइस इसका ये जो कोविड पीरियड था उस समय 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया था, उसके बाद में यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया, फिर यहाँ पे, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया। और कोविड पीरियड में भी देखोगे तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से। ठीक है, और यहाँ पे अब वापिस प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है और एक ग्रोथ ट्रेंड बता रहा है। और साइमल्टेनियसली अगर वॉल्यूम देखेंगे हम तो इधर जैसे वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ था उसके कुछ परसेंट में यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम के कैंडल बन रहे हैं। तो ये हमको एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। वॉल्यूम के साथ में अगर प्राइस बढ़ रहा है तो फेक ब्रेकआउट्स नहीं मिलेंगे इसमें, फेक ब्रेकआउट के चांसेस बहुत कम है। अभी इसका पी रेशियो कैसे बिहेव किया? यहाँ पे अर्निंग कम हुआ तो पी बढ़ गया। अर्निंग जैसे जैसे वापस बढ़ रहा है इसका, ये जो बार्स जो दिख रहे हैं वो ईपीएस के बार है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ईपीएस इसका कैसे मूव किया वो है। और ये जो लाइन ग्राफ जो है वो इसका पी रेशियो कहाँ पे है? अभी का इसका 10 के पास में है, 10 से थोड़ा सा ऊपर है, 10.6 पे है। और मीडियन मतलब एवरेज पी रेशियो इसका 5 साल का 9.8 का है। तो अच्छे पी पे ये शेयर अभी हम हमारे पास में अवेलेबल है। अगर हम इसका ईवी बाय एबिटडा कैसे ग्रो हुआ है वो अगर देखते हैं, ईवी इज एंटरप्राइज वैल्यू। गूगल सर्च कर लेना, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंटरप्राइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस तुम्हारा बोरोइंग्स कितना है वो ऐड करके एंटरप्राइज वैल्यू निकाला जाता है। तो एबिटडा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो एबिटडा होता है। एबिटडा यहाँ पे अच्छा ग्रो किया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, अभी वापस से मिडन लेवल के पास में आया है। प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे बिहेव कर रहा है? अगर ये जो बार जो है वो इसके बुक वैल्यू का बार है। बुक वैल्यू कंटिन्यूअस इंक्रीज होते जा रहा है और जैसे जैसे बुक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से प्राइस इसका एक रेंज में चल रहा है, इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो नीचे 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 आ रहा है, जो कि एक हमारे लिए अच्छा वैल्यू बाय का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट अभी इसमें चलते हैं। ये जो प्रोज एंड कॉन्स है ये कंप्यूटर जनरेटेड है, इसको मैं बहुत ज्यादा ये नहीं देता हूँ क्योंकि इन्होंने भी डिस्क्लेमर दिया है प्रोज एंड कॉन्स आर मशीन जनरेटेड। और मशीन जनरेटेड का मतलब यहाँ पे इन्होंने दिया है प्रोज कॉन्स आर बेस्ड ऑन चेकलिस्ट टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
वो मशीन जनरेटेड है। एक जनरल आइडिया इससे आ जाती है, पर हम जब अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें आज ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी चलते हैं। यहाँ पे पीयर कंपैरिजन वो देता है इसके कॉम्पिटिटर के साथ में, वो एक बार आप चेक कर लेना। फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें, यहाँ पे देखो, पहले ये 200 करोड़ के आसपास में इसका सेल था, क्वार्टरली सेल्स। फिर बाद में कोविड पीरियड में सेल्स डाउन हो गया, उसके बाद में वापस से इसका सेल्स जो है ये अभी बढ़ रहा है। 417, 459, ये साल के 2 क्वार्टर का सेल्स है। अगर 187 करोड़ सेल्स से 459 करोड़ सेल्स जा रहा है, तो कुछ तो मैजिक हुआ होगा, मोस्टली कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ होगा। वो हमको दिखाता है डिप्रिसिएशन इसका कैसे इंप्रूव हुआ है। डिप्रिसिएशन यहाँ पे 13 करोड़ का था, वो डिप्रिसिएशन जाके 30 करोड़, 31 करोड़ के पास में हो रहा है। इसका मतलब ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, जो हम यहाँ पे कंपनी ने जो अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया था उसमें भी मिल जाएगा हमको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे चल रहा है, प्रॉपर अभी एक रेंज में चल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं गिर रहा है। बीच में अगर आप सब लोग ट्रैक करते होंगे पेपर इंडस्ट्री, तो मटेरियल कॉस्ट इसके बहुत बढ़ गए थे सारे पेपर इंडस्ट्री के। यहाँ पे अभी वो पेपर को मटेरियल कॉस्ट जो है 50-55 to 51% बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो कि पहले कम था। और कंपनी अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, जिसकी वजह से वापस यहाँ पे इनके टोटल मटेरियल कॉस्ट में कमी आएगी। वो अगर आप ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अगर डिटेल में देखोगे, तो उसमें से आपको ध्यान में आ जाएगा। अभी क्वार्टरली प्रॉफिट इसका जो है कैसे चेंज हो रहा है। कोविड पीरियड के बाद में इसका प्रॉफिट एकदम कम हो गया था। यहाँ पे कम हो गया था प्रॉफिट दिसंबर 20 में, क्योंकि यहाँ पे सारे स्कूल वगैरह बंद थे। और इनका जो फिर मेजर सप्लाई जो है, वो काफी सारे एजुकेशनल बोर्ड्स को है, जो बच्चों के स्टूडेंट्स के बुक्स प्रिंट करते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट डाउन हो गया था, वापस एक अच्छी रिकवरी प्रॉफिट में आ चुकी है। और अगर ईयर ऑन ईयर हम देखें क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ, तो 20 करोड़ से 51 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ हो गया है। और लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, 30 करोड़ से 51 करोड़ का हो गया है। तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, और ये ईपीएस हमने पहले वाले इसमें देख लिया था। ईयरली अगर चेक करते हैं हम, तो ईयरली भी प्रॉफिट इसका सेल्स अगर देखेंगे, लास्ट ईयर का 891 था, वो आके 13,090 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक रेंज में चल रहा है, 19-20% में ही रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मगर अगर हम कॉस्टिंग के प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, तो अगर मेरा यूनिट कॉस्ट सेम है, पर मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स का सेल अगर ज्यादा हो रहा है, तो मेरा सेल्स बढ़ेगा, मेरा फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, एक लेवल पे रहेगा फिक्स कॉस्ट। और उस वजह से मेरा पीवी जो है वो मुझे प्रॉफिट दे के जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे ये चीज क्लियरली विजिबल हो रही है। और उसकी वजह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 साल का अगर कंपेयर करेंगे, तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, और ईयरली ईपीएस में भी ग्रोथ बहुत अच्छा है। और अगर ये चीजें हम देखेंगे यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये भी लॉन्गर पीरियड में हमको बहुत अच्छा ग्रोथ बता रहा है। यहाँ पे और एक चीज, अगर पेड वर्जन लिया, तो यहाँ पे आपको सेगमेंट वाइज ये दिखेगा। सेगमेंट में अगर हम देखेंगे, तो पेपर का सेल्स इसका बहुत अच्छा बढ़ रहा है। और को जनरेशन इसका जो और एक सेगमेंट है, तो इसमें भी रेवेन्यू बढ़ रहा है। मार्जिन अगर देखेंगे हम, तो पेपर का मार्जिन जो है इसका, वो स्टेबल है 7-8-9% में। बाकी की चीजें हम इसमें से अभी छोड़ देते हैं। बैलेंस शीट पे अगर हम नजर डालें, तो बैलेंस शीट में देखो, शेयर कैपिटल इसका 10 करोड़ का है, उसके अगेंस्ट में इसका
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है 435 करोड़ से बढ़ के 535 करोड़, और 535 करोड़ से बढ़ के हो गया है। किसी का आवाज आ रहा है, कृपया अपने आप को म्यूट रखें। 616 करोड़ का हो गया। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है कंपनी का कंटिन्यूअसली ऊपर की ट्रेंड में बढ़ रहा है, यानी कंपनी लॉसेस नहीं कर रही है। अभी इसका क्या बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म में जाके, जब कंपनी के पास में बहुत सारा ये रिजर्व हो जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाता है, तो कंपनी उससे या तो बायबैक करती है अपने शेयर्स, या फिर बोनस इशू करती है शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ाने के लिए। लोन अगर देखेंगे हम, तो लोन यहाँ पे बढ़ गया था, वो वापिस लोन का रीपेमेंट होने के वजह से लोन कम हो गया है, जो हमको डेप्ट इक्विटी रेशियो में दिखा था। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट में फिक्स एसेट को ड्रिल डाउन करके अगर हम देखेंगे, तो इसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी बढ़ चुका है। 347 करोड़ से 816 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट हो गया है, यानी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है। और बिल्डिंग में भी देखेंगे तो बिल्डिंग में भी इसने एक्सपेंशन किया है, जो हमको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें भी दिख जाएगा। ठीक है, 12 हो रहे हैं, 11:30 को हमने मीटिंग स्टार्ट किया था, 12:10 तक मीटिंग ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। फिर बाद में अगर हम ये CWIP जो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उसमें देखेंगे, तो मार्च 22 में 87 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, वो बढ़ के 138 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी और भी कुछ एक्सपेंशन कर रही है। उसके लिए हमको कंपनी का गाइडेंस देखना पड़ेगा या एनुअल रिपोर्ट देखना पड़ेगा, जो इसमें एकदम नीचे यहाँ पे ये जो है एनुअल रिपोर्ट रहता है। यहाँ पे कॉन कॉल में इसका लेटेस्ट कॉन कॉल अक्टूबर का है, उसका PPT है। जून का ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है, PPT नहीं दिया हुआ है। तो ये अगर हम ट्रैक करेंगे तो इसमें कंपनी क्या बोल रही है और क्या कर रही है उस हिसाब से है या नहीं, वो एक चीज चेक कर ली नहीं। और फंडामेंटल देखते समय एनुअल रिपोर्ट जरूर देखना, उसमें अगर ऑडिटर के कुछ नेगेटिव रिमार्क है या नहीं। हाँ, 10 मिनट का नोटिफिकेशन मुझे आ गया है, 10 मिनट्स में मीटिंग एंड होगा। फिर बाद में क्रेडिट रेटिंग, इसका 26 सितंबर में क्रेडिट रेटिंग में चेंज हुआ है, वो भी एक बार चेक कर लेना। अगर वहां पे डिफॉल्ट रहेगा तो वो क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होता है। फिर अगर हम शेयर होल्डर्स पैटर्न की बात करें, तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कांस्टेंट है, बल्कि 2000 सितंबर 2020 से अगर देखें तो उसमें स्लाइटली एकदम थोड़ा सा उसमें चेंज है। देन अगर हम FII का इन्वेस्टमेंट देखेंगे, तो FII यहाँ पे नहीं था। मार्च 22 में FII अंदर आया, वापस से जून में थोड़ा बाहर हो गया, और वापस अगर अभी देखेंगे हम, तो यहाँ पे इसका FII का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। और FII किससे खरीदा? FII ने रिटेलर से खरीदा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं, प्राइस एक्शन भी दिख रहा है। तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के हम साथ हम इसमें, जब भी इसमें रिट्रेसमेंट दिखेगा वहां पे एंट्री ले सकते हैं। लास्ट के 8 मिनट बचे हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। जब तक चलो कोई क्वेश्चन आए, जब तक हम इस पे चले जाते हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पे जो बताया था PPT कॉन कॉल का, वो ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है इसमें अगर आप देखोगे, तो कंपनी ने यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ केमिकल रिकवरी प्लांट उन्होंने इम्प्रूव किया है। तो उसकी वजह से इनको मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्टिक सोडा जो लगता है उसका रिकवरी बढ़ जाएगा रीयूज के लिए, और उसकी वजह से उनका मटेरियल कॉस्ट कम होने लगेगा। फिर यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन फ्रॉम पेपर मशीन 4 विथ कैपेसिटी ऑफ 1 लाख टन्स, और एनहांसमेंट ऑफ पल्पिंग कैपेसिटी टू 150 टन्स पर डे। तो अगर एक नया उन्होंने पेपर मशीन लगाया है और पल्पिंग कैपेसिटी अगर बढ़ाई है, तो कंपनी ने कुछ ना कुछ तो एनालिसिस किया होगा
जिसके बेस पे इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन की है। और मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये जरूर दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कंपनी ने इसका डिटेल एनालिसिस किया होगा, फ्यूचर मार्केट पोजीशन देखा होगा, और उसकी वजह से कैपेसिटी एक्सपेंशन किया होगा। पल्पिंग कैपेसिटी में आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो। इन्होंने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन इनका पंजाब में है, जहाँ पे इनको वो रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। वुड पल्प का भी उन्होंने ये दिया है, ऑटोमेशन किया है, वुड पल्प डाइजेस्टर का ऑटोमेशन किया है। उसकी वजह से कंपनी का कॉस्ट सेविंग जो है वो नियर अबाउट 222 मिलियन रुपीज का पर एनम, यानी 22 करोड़ रुपया पर एनम का कॉस्ट सेविंग होगा। अगर कॉस्ट सेविंग होता है तो वो अल्टीमेटली आपके बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करेगा। पेपर मशीन में कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाया है, और उसके वजह से यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऐसा अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चर द सुपीरियर क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड अलाउज इट टू ऐड न्यू प्रोडक्ट्स टू इट्स करंट प्रोडक्ट मिक्स। मतलब जो हमने स्टार्ट में प्रोडक्ट मिक्स देखा था, उसमें और कुछ नए प्रोडक्ट्स आएंगे, जिसकी वजह से कंपनी को इनिशियली थोड़ा कम प्रॉफिट हो सकता है, मगर आगे जाके प्रॉफिट अच्छा ज्यादा होगा। केमिकल रिकवरी जो हमने बात की थी, तो उसकी वजह से रीयूज ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द एक्सटेंट ऑफ 90 to 95%, whose current demand is almost 175 tons। अगर 175 टन्स एनुअली कंपनी कॉस्टिक सोडा का कंजम्पशन कर रही है, और जो कॉस्टिक सोडा यूज कर रही है उसमें से 90 to 90% अगर वो रिकवर करेगी वापस से केमिकल रिकवरी प्लांट की वजह से, तो उसमें कंपनी का 1800 to 1900 मिलियन पर एनम, इसका मतलब 180 करोड़ से 190 करोड़ ह्यूज सेविंग दे रही है। बहुत बढ़िया। 1800 मिलियन, मैं सही पढ़ रहा हूँ ना? 1800 मिलियन, इसका मतलब 180 करोड़ रुपया होगा। 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है, 18,000 लाख यानी 180 करोड़ का यहाँ पे ये सेविंग होगा। और ये केमिकल रिकवरी प्लांट में जो भी स्टीम जनरेशन होगा, वो इनके पावर हाउस में पावर यूज होगा, जो अदर इनके प्रोडक्शन के लिए काम आता है। तो वहां से भी इनका कॉस्ट सेविंग होगा। कंपनी का अपना टरबाइन मिल्स लगाए हुए हैं, विंड टरबाइन वगैरह, तो उसकी वजह से कंपनी 41.95 मेगावाट बिजली पैदा करती है, जो कंपनी को 100% सेल्फ सस्टेनेंस ऑफ पावर इक्विपमेंट के लिए काम आ रही है। यानी पूरा का पूरा इनका जो इन जनरल अगर हम मार्केट से बिजली परचेस करते हैं, तो 7.5 रुपए पर यूनिट से इनको जो बिजली मिलती है, वो इनके इन हाउस जनरेशन की वजह से उसका कॉस्ट कम होके 2 रुपया पर यूनिट पे आ रहा है। तो यहाँ पे पर यूनिट कंपनी को 5.5 रुपया का सेविंग हो रहा है। तो वो भी अल्टीमेटली इनके प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेगा और प्रॉफिट को इन्हांस करेगा। इफिलेंट डिस्चार्ज, इफिलेंट मतलब ये होता है कि आपके कंपनी से जो भी वाटर डिस्चार्ज प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया हुआ वाटर जब डिस्चार्ज किया जाता है, उस समय उसको इफिलेंट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, यानी उस पर एक प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसमें हजार्डियस वेस्ट जो है वो नई के बराबर हो जाए या बहुत मात्रा में कम हो जाए। और कंपनी ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज किया हुआ पानी जो है वो अपने ही खेती में यूज कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को फ्यूचर में अपना खुद का रॉ मटेरियल मिलेगा, और साइड बाय साइड ओपन मार्केट में सेल करने से कंपनी को एग्रीकल्चर इनकम भी जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू मिक्स अगर देखेंगे कंपनी ने जो अपने प्रेजेंटेशन में दिया है, तो ये 61% जो है वो नॉर्थ स्टेट में है, 4% एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है, 11% सेंट्रल रीजन का है, 10% वेस्ट में 13% का है। और ये अभी मुझे कलर में थोड़ा सा
डिफरेंशिएट करते नहीं आ रहा है साउथ और ईस्ट में, तो 1% एक का रहेगा और 10% एक का रहेगा, ये दोनों में से। तो मेजर फोकस कंपनी का नॉर्थ में है, जो कि कंपनी के डाइवर्ज बिजनेस एक्सपेंशन की वजह से, कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिजनेस एक्सपेंशन की वजह से कंपनी बाकी के रेस्ट ऑफ इंडिया में भी एंटर कर रही है, जो एक अच्छी बात है। बाकी की ये चीजें आप पढ़ सकते हो, लास्ट के 2 मिनट है। और यहाँ पे अगर कंपनी के मेजर कस्टमर अगर देखोगे, बाल भारती जो महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स के लिए बुक पब्लिश करता है वो है, ये आसाम का है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान का है। बुर्डा ड्रुप इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो ये आप गूगल सर्च करके देख लो। वेस्ट बंगाल के भी टेक्स्ट बुक के लिए मटर सप्लाई करती है, हिमाचल प्रदेश के लिए सप्लाई करती है, इंडियन रेलवेज के लिए भी कंप्यूटर स्टेशनरी और कुछ ये सप्लाई करती है, जो टिकट्स वगैरह प्रिंट होते हैं। पर वो अभी धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें कमी आ जाएगी। फिर बाद में स्टेट इलेक्शन कमीशन इनको भी ये सप्लाई करता है, जो कि 3 4 5 साल में एक बार रहता है, क्योंकि हर स्टेट में इलेक्शन हर साल नहीं होता है। की हाइलाइट्स वगैरह है कंपनी ने दिए हैं, जो कि हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? चार्ट नॉट फुल्ली विजिबल, ओके। अभी दिख रहा है चार्ट, मंथली चार्ट? हाँ, चार्ट विजुअल है सर। चार्ट विजुअल है सर। विजुअल है, ठीक है। राइट। ये मंथली देखा था, ये 5 साल का हमने वीकली देखा था, और 3 साल का अगर इसको करके देखोगे तो और भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये जो पैटर्न इसने बनाया है, कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया